So, up till now we have discussed different ways for expressing concentration of the solution. Concentration of the solution can be expressed in mass percentage, volume percentage, mass volume percentage, parts per million, mole fraction, molarity, normality and formality. These are the different ways for expressing concentration of the solution. Now today we are going to discuss solubility, the concept of solubility. और यहाँ पर अपने को solubility पहले सॉलिड की लिक्विड में के लेने की है. Solubility of solid in liquid. इसका पहले अपन ने सॉल्यूशन की डेफिनेशन ली थी. Solution is defined as homogeneous mixture of two or more different substances whose composition can be changed within certain limits. और सॉल्यूशन में के जो सब्सटेंसेस है दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स. और सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स है इसके बेसिस पर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन. बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन्स टू कंपोनेंट्स और इसमें का जो माइनर कंपोनेंट रहता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट और जो मेजर कंपोनेंट रहता है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. और सॉल्यूट can be in solid state, liquid state or gaseous state. Solvent can also be in solid state, liquid state or gaseous state. Solid के लिए तीन प्रकार की फिजिकल स्टेट्स पॉसिबल है. सॉल्वेंट के लिए भी तीन प्रकार की फिजिकल स्टेट्स पॉसिबल है. तो इन दोनों के 9 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है and 9 टाइप के सॉल्यूशंस पॉसिबल है. और वो 9 टाइप के सॉल्यूशंस और उनके एग्जांपल्स इसके पहले अपन ने लिए थे. और इसमें का मेन टाइप का सॉल्यूशन जो रहता है वो लिक्विड सॉल्यूशन रहता है जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड रहता है. और लिक्विड सॉल्यूशन भी तीन प्रकार के. सॉलिड का लिक्विड में का सॉल्यूशन, लिक्विड का गैस में का लिक्विड में का सॉल्यूशन और गैस का लिक्विड में का सॉल्यूशन. लेकिन यहाँ पर आप लोग को सॉल्युबिलिटी 2 प्रकार के लेने की है. सॉलिड के लिक्विड में की सॉल्युबिलिटी और गैस की लिक्विड में की सॉल्युबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस विद सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. यहाँ पर सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है. सॉल्यूट यहाँ पर सॉलिड है और सॉल्वेंट यहाँ पर लिक्विड है. जैसे मान लो अपन ने केन शुगर लिया. केन शुगर सॉलिड है और केन शुगर को अगर अपन ने वाटर में ऐड किया, मान लो अपन ने एक बीकर में थोड़ा वाटर लिया और इस वाटर में अगर अपन ने केन शुगर की थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड की, शेक किया, तो केन शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे. और थोड़ी केन शुगर ऐड की, शेक किया, वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे. जैसे जैसे अपन केन शुगर इसमें ऐड करते जाएंगे, शेक करते जाएंगे, वैसे वैसे वो एडेड केन शुगर इस वाटर में डिजॉल्व होते जाएंगी. लेकिन एक स्टेज ऐसी आएंगी कि उस स्टेज के बाद में अगर अपन ने केन शुगर की और कुछ क्वांटिटी वाटर में ऐड की तो वो डिजॉल्व नहीं होंगी. मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसमें केन शुगर की क्वांटिटी मैक्सिमम रहेगी. ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड रहेगा और इसके बाद में केन शुगर की क्वांटिटी इसमें डिजॉल्व नहीं होगी. और इस वाटर में उस वक्त केन शुगर की जो मैक्सिमम क्वांटिटी डिजॉल्व रहेगी, उससे ज़्यादा क्वांटिटी इसमें डिजॉल्व नहीं हो सकती. वो मैक्सिमम क्वांटिटी यानी केन शुगर की वाटर में की सॉल्युबिलिटी. और जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी भी डेफिनेशन अपन ने लिया है. दैट सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसकी डेफिनेशन जो अपन ने शुरू में ली थी. सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डिफाइंड as a solution which contains maximum quantity of the solute equal to its solubility and no more quantity of the solute can be dissolved in it. That solution is called saturated solution.
और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी मैक्सिमम रहेंगी, और वो जो सॉल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी है वो सॉल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी यानी उस सॉल्यूट की, उस सॉल्वेंट में की उस टेम्परेचर पर की सॉल्युबिलिटी। मान लो 100 ml वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम कैन शुगर डिसॉल्व हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 50 ग्राम पर 100 ml ये होंगे कैन शुगर की वाटर में की सॉल्युबिलिटी। ये होगा एग्जाम्पल समझने के लिए। अब सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो सॉलिड स्टेट में है। Solubility of solid, solubility of solute in a given liquid is defined as solubility of solid in liquid is defined as maximum quantity of solute, a solid that can be dissolved in given amount of solvent, at a given temperature, thereby producing its saturated solution. This is the definition of solid या solute in liquid या solvent. यहाँ पर solvent liquid state में है और solute solid state में है। तो solubility of solid in liquid, solubility of solute in solvent is defined as maximum quantity of the solute or solid that can be dissolved in given amount of solvent. solvent जितना भी अपने को दिया है उसमें सोल्यूट की जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी डिसॉल्व हो सकती है वो क्वांटिटी यानी उसकी सोल्युबिलिटी, लेकिन ये टेम्परेचर पर डिपेंड रहती है, इसलिए अपने को सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इसलिए अपन ने आगे ऐड किया है एट ए गिवन टेम्परेचर। तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट ए गिवन टेम्परेचर सॉल्यूट की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी डिसॉल्व हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी उसके बाद में और अगर अपन ने सॉल्यूट ऐड किया तो डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। तो सॉल्यूट की जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकती है एट ए गिवन टेम्परेचर, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी यानी उस सॉल्यूट की उस सॉल्वेंट में की उस टेम्परेचर पर की सोल्युबिलिटी। और सॉल्यूट की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी डिसॉल्व करने के बाद में जो सॉल्यूशन बनेगा सॉलिड का लिक्विड में का होमोजेनियस मिक्सचर, वो सॉल्यूशन यानी उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है अपन ने तैयार किया हुआ बाय डिसॉल्विंग मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो कॉन्सेंट्रेशन यानी सोल्युबिलिटी। So solubility can also be defined as concentration of the saturated solution of solute in a given solvent at a given temperature. solute का solvent में saturated solution तैयार करना यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी डिसॉल्व करना, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी या उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन यानी उस सॉल्यूट की उस सॉल्वेंट में की उस लिक्विड में की
सॉल्युबिलिटी। और ये जो सॉल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी है जिसको अपन ने नाम दिया है सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्यूट की डिसॉल्व होने वाली जो मैक्सिमम क्वांटिटी है ये अपन नंबर ऑफ मोल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं या किलोग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और सॉल्वेंट की अमाउंट अपन कितने भी ले सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट की अमाउंट जनरली अपन लेंगे 1 लीटर। तो solubility can be expressed in mole per liter, solubility can be expressed in gram per liter, solubility can be expressed in किलोग्राम पर लीटर। लेकिन सॉल्वेंट 1 लीटर ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्सरी भी नहीं है। मान लो अपन ने सॉल्वेंट 100 ml लिया और सोल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी ग्राम में ली, तो सोल्यूबिलिटी का यूनिट ये भी आ सकता है। सोल्यूबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर 100 ml, सोल्यूबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम पर 100 ml। ऐसे अलग अलग प्रकार के यूनिट्स पॉसिबल है फॉर एक्सप्रेसिंग सोल्यूबिलिटी। लेकिन आगे जब कैलकुलेशन का काम पड़ेगा अपने को आयोनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, तब सोल्यूबिलिटी अपने को कभी भी लेनी पड़ेगी सोल्यूट की मोल पर लीटर में। और सोल्यूबिलिटी सॉलिड की अगर ग्राम पर लीटर में दी है या किलोग्राम पर लीटर में दी है, तो फिर उसका मोल पर लीटर में कन्वर्शन करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर अपन फॉर्मेलिटी अभी लेंगे। सो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम पर लीटर। सॉलिड की ये जो मैक्सिमम क्वांटिटी है जो अपन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करेंगे, दैट मैक्सिमम क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। और ये जो सोल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी अपन नंबर ऑफ मोल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किलोग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अपन ने ये सोल्यूट लिया बेरियम सल्फेट BaSO4। बेरियम सल्फेट की वाटर में की सोल्यूबिलिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस। सोल्यूबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट, यहाँ पर सॉल्वेंट अपने को वाटर लेने का है। बेरियम सल्फेट सॉलिड है, ये सोल्यूट है, वाटर में सोल्यूबल है लेकिन बहुत कम सोल्यूबल है। Solubility of barium sulfate in water at 25 degrees Celsius is found to be 1 into 10 to the power minus 5 mole per liter। अब बेरियम सल्फेट की वाटर में की सोल्यूबिलिटी 1 into 10 to the power minus 5 मोल पर लीटर है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऐसे होगा कि अगर अपन ने पर लीटर है 1 लीटर, अगर अपन ने 1 लीटर वाटर लिया, उसका टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस लगा, तो 1 लीटर वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बेरियम सल्फेट के ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 into 10 to the power minus 5 मोल्स डिसॉल्व हो सकते हैं। और इतने मोल अगर अपन ने 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किए, तो जो सॉल्यूशन बनेगा बेरियम सल्फेट का, वो उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा। और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी में कितना रहेगा? 1 into 10 to the power minus 5 मोल पर लीटर। तो 1 लीटर वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बेरियम सल्फेट के ज़्यादा से ज़्यादा 1 into 10 to the power minus 5 मोल्स डिसॉल्व हो सकते हैं, thereby producing its saturated solution।
और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व होने वाली क्वांटिटी है ये बेरियम सल्फेट की वाटर में की सॉल्युबिलिटी है और उसकी वैल्यू रहेगी 1 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास 233 है, तो एक मोल है 233 ग्राम होता। तो यहाँ पर 1 × 10⁻⁵ मोल से 233 × 10⁻⁵ ये मोल के बजाय ग्राम आएंगे। ये होंगी बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी और इसका यूनिट आएगा ग्राम पर लीटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन वाटर इज 233 × 10⁻⁵ ग्राम पर लीटर। और इसका कन्वर्शन अगर अपने को किलोग्राम में करने का है तो इसको और 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 233 × 10⁻⁵ × 10⁻³ यानी 10⁻⁸ किलोग्राम पर लीटर। यह होगी बेरियम सल्फेट की वाटर में की सॉल्युबिलिटी। तो बेरियम सल्फेट की वाटर में की सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में 1 × 10⁻⁵ में, ग्राम पर लीटर में 233 × 10⁻⁵ ग्राम पर लीटर है, किलोग्राम पर लीटर में 233 × 10⁻⁸ किलोग्राम पर लीटर है। तो ये सॉल्युबिलिटी के लिए अलग अलग प्रकार के यूनिट्स है। इसका कंसेप्ट अपने को आयोनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में भी लेने का है, लेकिन वहाँ पर सॉल्युबिलिटी अपने को मोल पर लीटर में ही लेनी पड़ेगी। सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की अगर ग्राम पर लीटर में या किलोग्राम पर लीटर में दी हुई है तो उसकी सॉल्युबिलिटी अपने को मोल पर लीटर में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और मोल पर लीटर में की जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूट की, उसको अपन कहेंगे उस सॉल्यूट की मोलर सॉल्युबिलिटी। मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन मोल पर लीटर। मान लो सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दी है, सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की ग्राम पर लीटर में दी है और उसकी सॉल्युबिलिटी अपने को मोल पर लीटर में कैलकुलेट करने की है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू solubility of solute in gram per liter upon molar mass of solute. Molar mass of solute in ग्राम पर मोल। इसके पहले आपको बताया था कि मोलर मास कोई भी सब्सटेंस का अपन ग्राम पर मोल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या किलोग्राम पर मोल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दी है तो उसको सॉल्यूट का जो मोलर मास है ग्राम पर मोल में उससे डिवाइड कर। जैसे केन शुगर, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12 S22 वो 11। इस पर से अगर उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया तो वो 342 आएगा और इसको ग्राम पर मोल लगा देना तो ये होगा केन शुगर का मोलर मास इन ग्राम पर मोल। और इसको अगर अपन ने 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो वो होगा केन शुगर का मोलर मास इन किलोग्राम पर मोल। अब सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी अगर ग्राम पर लीटर में दी है तो उसको वो जो सॉल्यूट है उसका जो मोलर मास है ग्राम पर मोल में उससे डिवाइड कर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल। ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल, पर मोल ऊपर ले लेना तो मोल आ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा मोल पर लीटर यानी सॉल्युबिलिटी मिलेगी अपने को मोल पर लीटर में एंड दैट इज कॉल्ड मोलर
सोल्युबिलिटी। अब मोलर सोल्युबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए दूसरा फॉर्मूला, मोलर सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी ऑफ solute in किलोग्राम पर लीटर। सोल्यूट की सोल्युबिलिटी सपोज अपने को किलोग्राम पर लीटर में दी है, तो फिर इस सोल्युबिलिटी को सोल्यूट के मोलर मास से डिवाइड करना। लेकिन यहाँ पर सोल्यूट का मोलर मास किलोग्राम पर मोल में देना अपॉन molar mass of solute in किलोग्राम पर मोल। सोल्युबिलिटी किलोग्राम पर लीटर में सोल्यूट की, और सोल्यूट का मोलर मास किलोग्राम पर मोल में। किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, पर मोल ऊपर मोल आ जाएगा, और यहाँ पर मोल पर लीटर आ जाएगा। यानी सोल्युबिलिटी सोल्यूट की अपने को मिलेगी मोल पर लीटर में, विच इज कॉल्ड मोलर सोल्युबिलिटी। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने की है। अगर सोल्यूट की सोल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दी है, तो उसको उस सोल्यूट का जो मोलर मास है ग्राम पर मोल में का उससे डिवाइड करना। अगर सोल्युबिलिटी सोल्यूट की किलोग्राम पर लीटर में दी है, तो उसको सोल्यूट के मोलर मास से डिवाइड करना। लेकिन यहाँ पर सोल्यूट का मोलर मास अपने को लेना पड़ेगा किलोग्राम पर मोल में। अब सोल्यूट की सोल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड रहती है। सभी सोल्यूट की सोल्युबिलिटी सभी सॉल्वेंट में सेम नहीं रहेगी। फैक्टर्स affecting solubility of solute, ध्यान पर रखना solute यहाँ पर अपन सॉलिड स्टेट में दे रहे हैं। फैक्टर्स affecting solubility of solute which is in solid state, factors affecting solubility of solute in liquid या in solvent। सोल्यूट की सॉल्वेंट में की सोल्युबिलिटी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड है। अब वो फैक्टर्स कौन से, उसमें का पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट, दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, चौथा फैक्टर प्रेशर। लेकिन यहाँ पर सोल्यूट सॉलिड होने की वजह से इसका कुछ काम करने वाला नहीं। प्रेशर एक गैस के केस में बनने का। पांचवा फैक्टर यानी प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। और छठवा फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, complex formation. These are the factors which affect solubility of solute, a solid in liquid or solvent. इसमें का पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट और दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट कौन सा है उस पर सोल्युबिलिटी डिपेंड रहेगी। यानी अलग अलग सोल्यूट की सेम सॉल्वेंट में की सोल्युबिलिटी अलग अलग है। जैसे मान लिया अपन ने सॉल्वेंट वाटर लिया दो जगहों पर, और पहले केस में
वाटर में मान लो अपन ने केन शुगर ऐड की, और दूसरे केस में वाटर में मान लो अपन ने बेरियम सल्फेट ऐड किया। यहाँ पर मान लो वाटर अपन ने 1 लीटर लिया है, यहाँ पर भी वाटर 1 लीटर ही लिया है। सॉल्वेंट दोनों केसेस में सेम है, सॉल्यूट यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर सॉल्यूट है केन शुगर और यहाँ पर सॉल्यूट है बेरियम सल्फेट। अभी अपन ने देखा कि बेरियम सल्फेट की 1 लीटर वाटर में की सोल्यूबिलिटी है बहुत ही कम, 10⁻⁵ मोल पर लीटर, लेकिन केन शुगर की क्वांटिटी 1 लीटर वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व होगी। तो यहाँ पर केन शुगर की वाटर में की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, बेरियम सल्फेट की वाटर में की सोल्यूबिलिटी कम है। सॉल्वेंट दोनों केसेस में अपन ने सेम लिया, सॉल्यूट्स अलग अलग लिए। इस सॉल्यूट की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, इस सॉल्यूट की सोल्यूबिलिटी कम है। यानी सेम सॉल्वेंट अगर अपन ने लिया और सॉल्यूट्स अगर अपन ने डिफरेंट लिए, तो डिफरेंट सॉल्यूट्स की सेम सॉल्वेंट में की सोल्यूबिलिटी, डिफरेंट सॉल्यूट्स की सेम सॉल्वेंट में की सोल्यूबिलिटीज डिफरेंट रहेगी। जैसे केन शुगर की वाटर में की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, बेरियम सल्फेट की वाटर में की सोल्यूबिलिटी कम है। मान लो अपन ने सॉल्वेंट अल्कोहल लिया और सॉल्यूट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो अलग अलग लिए, तो ग्लूकोज की अल्कोहल में की सोल्यूबिलिटी कम रहती, फ्रुक्टोज की अल्कोहल में की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा रहती। तो डिफरेंट सॉल्यूट्स की सेम सॉल्वेंट में की सोल्यूबिलिटी डिफरेंट रहती। इसका मतलब सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन सा है उस पर उसकी सोल्यूबिलिटी डिपेंड रहेगी। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अपन ने कौन सा लिया उस पर भी सोल्यूबिलिटी डिपेंड रहेगी। अब यहाँ पर उल्टा करना, सॉल्यूट सेम लेना, सॉल्वेंट डिफरेंट लेना। अब जैसे मान लो एक सॉल्वेंट अपन ने वाटर लिया है और दूसरा सॉल्वेंट मान लो अपन ने अल्कोहल लिया है। सॉल्वेंट्स डिफरेंट ले रहे अपन, वाटर एंड अल्कोहल। सॉल्यूट सेम ले, सॉल्यूट मान लो यहाँ पर ग्लूकोज है और यहाँ पर भी ग्लूकोज है। ग्लूकोज वाटर में भी सोल्यूबल है, ग्लूकोज अल्कोहल में भी सोल्यूबल है, लेकिन ग्लूकोज की वाटर और अल्कोहल में की डिफरेंट सॉल्वेंट में की सोल्यूबिलिटीज डिफरेंट रहेगी। इन दो सॉल्वेंट में से एक सॉल्वेंट में उसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा रहेगी और दूसरे सॉल्वेंट में उसकी सोल्यूबिलिटी कम रहेगी। अब इन दोनों में से कौन से सॉल्वेंट में ग्लूकोज की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, कौन से सॉल्वेंट में कम है? तो ग्लूकोज की वाटर में की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है और ग्लूकोज की अल्कोहल में की सोल्यूबिलिटी कम है। तो यहाँ पर सॉल्यूट सेम है, सॉल्वेंट डिफरेंट है और सॉल्वेंट डिफरेंट होने की वजह से सोल्यूबिलिटीज भी डिफरेंट है। इसका मतलब इस केस में सोल्यूबिलिटी सॉल्वेंट कौन सा है उस पर डिपेंड है। सॉल्वेंट अगर अपन सेम लिए, सॉल्यूट डिफरेंट लिए, तो सोल्यूबिलिटी विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट एक लिया, सॉल्वेंट्स अलग अलग लिए, तो सोल्यूबिलिटी विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। And solubility depends upon both nature of solute and nature of solvent. अब solute को solvent में ऐड करने के बाद में क्या होता है, ये पहले अपने को देखना है। मान लो अपन ने एक बीकर में वाटर लिया और इसमें अपन ने मान लो केन शुगर का एक बड़ा गल्ला यानी क्रिस्टल, केन शुगर का एक बड़ा क्रिस्टल ऐड कर दिया।
तो ये केन शुगर का बड़ा क्रिस्टल डालते बराबर इमीडिएटली डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन इस पर अगर अपन ने फोकस किया, इसकी तरफ अगर अपन देखते रहे, तो केन शुगर का ये बड़ा क्रिस्टल वाटर में ऐड करने के बाद में अगर अपन ने अपना ध्यान इसके साइज पर रखा तो अपने को ऐसा दिखाई देगा कि ये जो केन शुगर का बड़ा क्रिस्टल है, इसकी साइज धीरे धीरे कम होते जाएगी। ये जो केन शुगर का क्रिस्टल है बड़े साइज का, जो अपन देख सकते हैं आंखों से, इसकी साइज धीरे धीरे कम होते जाएगी और कुछ देर के बाद में ये केन शुगर गायब हो जाएगी। गायब होने मतलब केन शुगर वाटर में पूरी तरह से मिक्सअप हो जाएंगे, केन शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगी और केन शुगर का आपको वाटर का सॉल्यूशन मिलेगा। इसका रीजन अपने शुरू में लिया था चैप्टर के। केन शुगर को अगर अपन ने वाटर में ऐड किया तो केन शुगर के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स इनके बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरएक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहती। केन शुगर और वाटर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं, उनके बीच में इंटरएक्शन होती है और केन शुगर और वाटर में की जो इंटरएक्शन है, उन इंटरएक्शन की वजह से केन शुगर के क्रिस्टल की साइज, पार्टिकल की साइज धीरे धीरे कम होते जाएंगे और अल्टीमेटली अपने को केन शुगर के वाटर में स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेंगे और केन शुगर के वाटर में स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, यानी केन शुगर के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे और केन शुगर के मॉलिक्यूल की साइज डायमीटर में बहुत ही कम रहेगी, 10⁻⁻10 मीटर डायमीटर, जो अपन आंखों से क्या माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते। तब अपन बोलेंगे कि केन शुगर वाटर में डिसॉल्व हो गई। तो केन शुगर को अगर अपन ने वाटर में ऐड किया तो केन शुगर के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं, इनके बीच में इंटरएक्शंस होती है। एग्जाम्पल है समझने के लिए, तो सोल्यूट को अगर अपन ने सॉल्वेंट में ऐड किया तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं, जिसकी वजह से सोल्यूट के पार्टिकल की साइज धीरे धीरे कम होते जाती और अल्टीमेटली सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे और सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। और ये जो इंटरएक्शंस है सोल्यूट और सॉल्वेंट में होने वाली, ये इंटरएक्शंस दो प्रकार की है, आयोनिक इंटरएक्शंस और वंडरवास इंटरएक्शंस। और सोल्यूट और सॉल्वेंट में होने वाली ये जो इंटरएक्शंस है, ये इंटरएक्शंस यानी इन दोनों के बीच में के अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये इंटरएक्शंस जितनी ज्यादा होंगी, सोल्यूट और सॉल्वेंट में जितनी ज्यादा इंटरएक्शंस होंगी, उतना ज्यादा सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और उतनी उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी। एंड सोल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटरएक्शंस taking place between solute and solvent. सोल्यूट और सॉल्वेंट में जितनी ज़्यादा इंटरएक्शंस होंगी, उतनी सोल्यूट की ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकेंगी और उतनी उसकी सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। So stronger the interactions, greater the interactions taking place between solute and solvent, greater will be the solubility, and lesser the interactions, lesser will be the solubility. और इन दोनों के बीच में इंटरएक्शन ज़्यादा होंगी या कम होंगी, ये दोनों पर डिपेंड है। सोल्यूट के नेचर पर भी डिपेंड है और सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड है। इसलिए अपन ने यहाँ पर दो फैक्टर लिए, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। द इंटरएक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट will depend upon both nature of solute as well as nature of solvent. Therefore, here we have stated that solubility depends upon two factors, that is nature of solute and nature of solvent. अब ये जो बाकी के फैक्टर्स है, ये बाकी के फैक्टर्स अपन अगले वीडियोस में लेंगे, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम और लगने वाला है।